अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था अपना सिलेबस MTS 621 का, और मैंने आपको बताया था कि मैं जस्ट जिसके जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, सब्जेक्टिव के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं अपनी वीडियोज़ में आपको करवाऊँगी। एंड आफ्टर सिलेबस कम्प्लीशन में आपको ये भी बताऊँगी कि इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है 90 to 100% किस फाइल से आता है। आपने जस्ट वो फाइल प्रिपेयर करनी है और उसके सब्जेक्टिव के लिए आपने कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर लेना है, जिससे आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन आपके सब्जेक्टिव में शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो डिटेल में क्वेश्चंस हैं इनको फॉलो करते हुए हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है, वो हम नेक्स्ट आएंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट हमने इसकी डेफिनेशन को ही देखना है। इसमें यह है कि आपके पास ये आपने FSC सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 में आई थिंक ये सारा हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह हम लोग एक गिवन होते थे वैल्यूज़ में हम पहले 1 पुट करके हम उसका प्रूफ करते थे, फिर हम लोग उसकी तरह P of n पुट करते थे, P of n + 1 पुट करते थे और उसको ट्रू हम लोग प्रूफ करते थे। ये आई थिंक आपको ये याद है या नहीं, लेकिन ये हम लोगों ने FSC में ये वाला कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हुआ है। तो मज़ीद आपको ये क्लियर होगा जब हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। लेट Pn बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेयर n बिलोंग टू Z और Z प्लस इफ़। इसकी ये 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये होती है कि जो भी आपको वो गिवन होगा और सीक्वेंस आपने उसमें 1 पुट करके उसको ट्रू प्रूफ करना है। P of 1 इज़ ट्रू, फिर Pn इज़ ट्रू। Pn कब ट्रू होगा? जब Pn + 1 इज़ ट्रू होगा। और जो Pn है वो ट्रू होगा फॉर n बिलोंग टू n, मतलब n की नेचुरल नंबर की आप कोई भी वैल्यू ले लें या Z प्लस की पॉजिटिव इंटीजर्स की कोई भी अगर आप वैल्यू ले लें तो उसके लिए ये क्या होगा? ट्रू होगा। इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स में ये वाली चीज़ है, ये आपके MCQs के लिए ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं दोनों MCQs कि आपको ये वाली चीज़ गिवन होती है और आपने यहाँ पे टिक लगाना होता है n + 1 2n + 1/6। फिर आपको ये वाली चीज़ गिवन होती है क्यूब में, तो आपने इसमें टिक लगाना होता है n² n + 1 का स्क्वायर/4। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। फिर उसके बाद ये भी आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि आप लोगों ने एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, कैंसिलेशन लॉ कौन सा होता है। इसमें होता है इसमें ये दो आपके पास नंबर्स होते हैं m + 1 = n + 1, मतलब 2 + 4 किसके इक्वल होगा? 4 + 2 के इक्वल होगा। एडिशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर इसके बाद हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिविटी। इसमें हमारे पास 3 नंबर होती हैं m + n + p = n + m + p 2 + 3 + 4। ये किसके इक्वल होगा? 2 + 3 + 4। ये मीन्स के पहले आपने इन दो का ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने इन दो पे ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। फिर इसके बाद इफ़ m + 1 = p + n है, अगर m + n = p + n है तो इसमें आपके पास ये जो m है और ये जो p है इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी? सेम। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 + 4 और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 + 4 पहले मैंने लिखा है और उसके बाद मैंने लिखा है 4 + 2। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो सॉरी 2 + 4 एंड 2 + 4, इसमें देखें ये n की वैल्यू, ये भी n की वैल्यू, ये सेम है n और n की वैल्यू, और ये जो m और p है ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो इसमें आपके पास m p के इक्वल होगा। फिर उसके बाद अगर m + n = 0 है, अगर दो नंबर का सम 0 है तो इसका मतलब वो दोनों नंबर क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि अगर आप 2 + 0 भी करें तो ये तो 2 के इक्वल आता है। ये 0 के इक्वल का तब होगा जब ये दोनों नंबर ही आपके पास क्या हो? 0 होंगे। उसके बाद ये जो चीज़ है इसको आप इजीली स्किप कर सकते हैं, ये आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आता। फिर उसके बाद आपने इसी तरह बिल्कुल जैसे आपने ये 4 प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिए राइट किए हैं, सेम एज इट इज़ आपने इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी राइट करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें या यहाँ पे डॉट लगा दें, दोनों ही आपके मेथड बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जी आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन m = n = n.m। अगर आप दो नंबर का प्रोडक्ट लें 2 4 जार या 4 2 जार, दोनों का आंसर क्या होता है? सेम होता है। इस तरह आप 2 4 जार करने के बाद उसको कोई भी तीसरा नंबर ले लें, 3 ले लें, उससे मल्टीप्लाई करेंगे या n × m × p ये करेंगे तो ये भी आंसर क्या होगा? सेम होगा। फिर इफ़ mn, मतलब इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लें mn का और pn का, ये इन दोनों में ये होगा
कि आपके पास ये जो m है और ये जो p है, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होगी। अगर m n दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो ये आपके पास m भी ज़ीरो होगा और n भी ज़ीरो होगा। ये m ज़ीरो होगा, ये n ज़ीरो होगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 2 ज़ीरो जार भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ज़ीरो हो तब भी आपका ये जो आंसर है ये ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या m इज़ इक्वल टू ज़ीरो या फिर n इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एडिशन के केस में दोनों का ज़ीरो होना ज़रूरी है। इसके केस में अगर एक भी ज़ीरो हो जाए तो आपका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद है जी जीरो n इज इक्वल टू, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें आंसर जीरो आता है और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर अगेन आ जाता है। उसके बाद है जी एन इनिशियल सेगमेंट। एन इनिशियल सेगमेंट क्या होता है? एन इनिशियल सेगमेंट आई ऑफ एन इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन। आपके पास एक सेट है एन और उसका जो नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक सेट है एन और उसका आपने क्या लेना है, सबसेट लेना है, नॉन एम्प्टी सबसेट, और उसको आपने नेम दिया है आई का, विद द प्रॉपर्टी दैट एफ इन एन बिलोंग टू आई एन। आप उसका फिर किस फॉर्म में लिखेंगे, एम इज लेस देन इक्वल टू एन। देखें आपने एक लिया एन आई, आई क्या है, सबसेट है किसका, एन का, और ये नॉन एम्प्टी है मतलब कि इसमें एलिमेंट्स हैं। अब आई से ही आपने एक एलिमेंट अपनी मर्जी का उठा लिया एम। अब वो जो एम होगा वो क्या होगा, इससे एन से छोटा होगा। ये जो एन जो जिसका ये सबसेट था, सबसेट से ही हमने एक नंबर उठाया और वो नंबर क्या होगा, इससे लेस देन इक्वल टू होगा। और ये जो एम है ये आई से बिलोंग कर रहा है। एम जो है किससे बिलोंग कर रहा है, आई से बिलोंग कर रहा है, इस आई से। एग्जाम्पल्स इन्होंने खुद से लिखे हैं 1 2 3 से अप टू 20, मतलब 1 2 3 से अप टू सोन एन, या 2 4 6 8 10, मतलब ये फाइनाइट होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए। उसके बाद ये प्रूफ है, ये प्रूफ मैंने आज तक नहीं देखा, ये किसी भी पेपर में रिपीट हुआ हो, उसमें बस यही है कि अगर आपके पास एक आई है इनिशियल सेगमेंट ऑफ सेट एंड देन नेदर आई इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू n सच दैट आई इज इक्वल टू एन। इसमें कुछ भी नहीं है, वही चीज़ उन्होंने अगेन यहाँ पे राइट की हुई है कि अगर आपके पास एक सेट n है उसका जो क्या होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा आई, ठीक है। वो उसमें अगर हम एक एलिमेंट उठाएं तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और इसमें कुछ भी ज़्यादा ख़ास नहीं है। बाकी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस जो है काफ़ी लेंथी है, हमें बहुत सारी चीज़ों पर भी फोकस करना है। अगर हम इस तरह की चीज़ें लेके बैठ जाएंगे जो कि हमारे दिमाग को वहीं पे घुमा देंगी तो हम नेक्स्ट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बेहतर है, मैं यही सबको बोलती हूँ, बेहतर यही होता है कि आप कम कर लें पर आप जो करें वो बहुत अच्छे से करें ताकि वहाँ से आपके कहीं से भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। इसमें डेफिनेशंस रिपीट होती हैं, इसमें थ्योरम्स भी रिपीट होती हैं, आपकी मेगा फाइल से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो 100% ही मेगा फाइल से आते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव के भी कुछ क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, वो मैं आपको एंड में करवाऊंगी। अभी जो मैं इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ जस्ट उन पर फोकस कीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपके सब्जेक्ट में पूछती हैं, एडिशन वाली भी और ये वाली भी। मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है, इनिशियल सेगमेंट की ये वाली डेफिनेशन भी MCQs में, ये शॉर्ट में अक्सर पूछी जाती है। फिर उसके बाद है जी ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वो होता है जो कि नॉन एम्प्टी होता है, मतलब जिसमें एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी आप एक ले ले, इफ़ ए सेट ए इज़ फाइनाइट, ठीक है, इधर ए इज़ एम्प्टी और देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स, या तो वो एम्प्टी हो क्योंकि एम्प्टी भी होगा तो वो फाइनाइट होगा, या तो वो एम्प्टी हो या उसमें कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हों, बाइजेक्टिव मैपिंग, या उसमें बाइजेक्टिव मैपिंग हो, आई एन इज इक्वल टू आई एन बिलोंग्स टू A. Thus, the finite sequence C1 up to so on Cn lists the elements of A without repetition. अच्छा, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले लिखें, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है या तो वो एम्प्टी हो या तो उसमें एलिमेंट्स हो, और एलिमेंट्स भी वो हों जो कि काउंटेबल हो, और इसमें जो एक एलिमेंट हो वो विदाउट रिपीट हो, मतलब कि वो एक एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो रहा हो। मीन्स आप उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन आप अपनी वर्डिंग में बनाकर भी लिख सकते हैं। और उसमें तीसरी चीज़ ये हो कि उसमें बाइजेक्टिव मैपिंग हो, ठीक है, या तो वो एम्प्टी हो, सेकंड चीज़, और वो काउंटेबल हो, उसमें जो एलिमेंट्स हो वो काउंटेबल हो, बाइजेक्टिव मैपिंग हो, और जो इसमें एलिमेंट्स हों वो रिपीट ना हो रहे हों। ये डेफिनेशन होती है फाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट की आप यही डेफिनेशन लिख दें, अ सेट इज़ इनफाइनाइट, जब वो कब इनफाइनाइट होता है, जब वो फाइनाइट नहीं होता। एक सेट कब इनफाइनाइट होगा, जब वो फाइनाइट नहीं होगा तब वो इनफाइनाइट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अहम लिखी हुई है MCQs के हवाले से कि अगर आपके पास इफ़ GIM बिलोंग्स टू IN इज एन 1 to 1 इंजेक्टिव मैपिंग, देन अब ये चीज़ होगी।
अगर आपके पास कोई भी एक है ना फंक्शन है वो 1 to 1 है, इंजेक्टिव 1 to 1 को इंजेक्टिव कहते हैं मैपिंग, तो उसके केस में ये चीज़ होगी और ये एमसीक्यूज़ है रिपीट होने वाला, ठीक है। तो इसको भी आपने इस तरह के छोटे बहुत एमसीक्यूज़ जितने भी थ्योरम्स की स्टेटमेंट है वहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं। बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, इसको आप देख सकते हैं एक कुलैरी है और ये कुलैरी भी कोई ज़्यादा अहम नहीं है, और ये चीज़ भी ये भी कोई ज़्यादा खास इसमें कुछ भी नहीं है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इसको देख लीजिए, और इसकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद है जी फील्ड। फील्ड किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मेरे अपने पेपर में फाइनाइट भी आई थी, इनफाइनाइट की डेफिनेशन आई थी, फील्ड की डेफिनेशन आई थी। शॉर्ट में मोस्टली जो होती है ना वो इसकी डेफिनेशन ही होती हैं। अ फील्ड इज अ सेट एफ टुगेदर विद टू लॉज ऑफ कंपोजिशन। इसमें ना ये होता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में तो हमने एक एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और एक मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इसमें यह है कि इसमें एडिशन भी होगी और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगी, इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कंपोजिशन होती है, टू लॉज ऑफ कंपोजिशन, दोनों लॉज हम यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी हो सकता है, और ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब कि आपने एडिशन को भी देखना है, आपने मल्टीप्लिकेशन को भी देखना है। एडिशन वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव ला एडिशन वाला, और ये ए इंटू बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस ए सी, ये आपने याद रखना। फिर इसके बाद आपके पास दो डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं 0 और 1। अगर 0 में किस नंबर को प्लस करें तो वही नंबर अगेन आ जाता है, 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर अगेन आ जाता है। 0 में कोई नंबर प्लस करें, 0 होती है एडिटिव आइडेंटिटी और 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 में कोई नंबर प्लस करें तो वही नंबर आता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें और कुछ भी ज़्यादा अहम नहीं है, यहाँ पे बस उन्होंने 0 Z2 = 0 to 1 इसके बारे में बताया हुआ है कि इसमें 0 + 0 अगर आप करेंगे तो वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। 0 + 0 0 होते हैं तो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। 1 + 1 ये 0 0 होगा और ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। 0 + 1 वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। 1 + 0 1 के इक्वल होता है, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, सब किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और ये सारे इसी में सेट में एग्जिस्ट करते हैं। बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसको ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फील्ड की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। उसके बाद डेडिक्वाइंट इनफाइनाइट सेट, इसमें क्या होता है? इसमें होती है, याद रखिएगा, एक ऐसा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है और ये क्या हो जाता है? इसमें इंजेक्टिव मैपिंग होती है, सर्जेक्टिव नहीं होती। इसकी डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है कि एक ऐसा इनफाइनाइट सेट है जिसमें इंजेक्टिव मैपिंग होती है, इसमें ऑन टू सर्जेक्टिव मैपिंग नहीं होती। बस ये बात आपने याद रखनी है। इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस चीज़ से, f(n) = 2n इज इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो अगर इसकी कोई एग्जांपल आए तो आपने इसकी ये वाली एग्जांपल देनी है, क्योंकि ये क्या है? इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। और हमारे पास डेडिक्वाइंट इनफाइनाइट सेट वही होता है जो कि इंजेक्टिव होता है, सर्जेक्टिव नहीं होता। द सेट ऑफ नेचुरल नियर नंबर इज इनफाइनाइट, ये भी आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। काउंटेबल सेट क्या होते हैं? काउंटेबल वो होते हैं जो कि फाइनाइट होते हैं, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो आपने अगर वो काउंटेबल है और इसमें वो बाइजेक्शन वाली, वही जो फाइनाइट सेट वाली जो 3 प्रॉपर्टीज़ थी ना, वो भी इसी की 3 प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि अगर वो काउंटेबल होगा, अगर वो फाइनाइट होगा तो वो काउंटेबल होगा, अदरवाइज़ वो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास, उसके बाद आपके पास ये अनकाउंटेबल की डेफिनेशन आ जाती है इसमें, या इसमें थोड़ी बहुत और क्लैरीज हैं जिनको उन्होंने लिखा हुआ है, इसको आप इजीली स्किप कर सकते हैं। ये 1877 में उन्होंने क्या शो करवाया और ये सब कुछ काउंटर सेट, ये थ्योरी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसको रीड करना है तो एक बार आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें और कुछ भी खास नहीं है। फिर उसके बाद है जी प्रेपोजिशन, इसको एक बार देख लेते हैं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन द फॉलोइंग इज आर इक्विवेलेंट। अगर एक को काउंटेबल होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट सर्जेक्शन, जब सर्जेक्शन का हो केस होगा तो एन वो जो है वो मैप करेगा ए पे, और अगर इंजेक्शन का केस होगा तो ए मैप करेगा एन पे। ये दो आपके जो इसके ने एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ बड़ी अहम है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने इन चीज़ों को छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं इनको लाजमी देख लेना है। फिर उसके बाद है जी थ्योरम द सेट एन क्लास एन इज काउंटेबल। एन क्लास एन क्या होता है? काउंटेबल होता है। इसके लिए आपने ये वाली बस लिख देना है f(k) × 1 2k 2l। इसके लिए आपने ना इसके लेक्चर लेना पड़ेगा और इसमें भी कुछ भी खास नहीं है, ये काफ़ी लेंथी इसकी एग्जांपल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको लिख के सेंड कर दूँगी। ये जो LMS के लेक्चर थे उसमें इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया था उन्होंने, थोड़ा सा लेंथी था बट इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी,
ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको पता है कि ऐसे रेशनल नंबर जिनको आप लोग इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। इसकी डेफिनेशन को आप बहुत दफ़ा पढ़ सकते हैं। और जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2/3 है, इसको सोल्व करेंगे 0.23 इस तरह का कोई आंसर देता है जो कि एंड हो रहा हो, जो कि फिनिश हो रहा हो, जो टर्मिनेटिंग हो, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। और अगर वो अप टू सोन चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है तो वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। उसमें भी आगे केसेस आ जाती हैं, उसकी तरफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है रेशनल नंबर्स की। लेट जेड स्टार इज इक्वल टू जेड बाय 0 बी द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स डोनेट द रिलेशन। इसको आप लोग इससे डोनेट करते हैं, ठीक है, बाई सेटिंग पी क्यू इंटू आर एस इफ पी एस इज इक्वल टू क्यू आर है। कि ये चीज़ आपने याद रखनी है सेट ऑफ रेशनल नंबर में। डेफिनेशन इसकी मोस्टली आती तो नहीं है, फिर भी आपने इसको याद रखना है कि इसको इस चीज़ से डिनोट करते हैं। और इसमें जो पी क्यू आर एस होता है इसको आपने इस तरह लिखना होता है, पी को एस के साथ और क्यू को आर के साथ, ठीक है, दरमियान वाले नंबर को दरमियान वाले नंबर के साथ। और ये जो पी एस होता है ये किसके इक्वल होता है, क्यू आर के इक्वल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो दोनों आंसर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। पी को आर एस से और क्यू को आर से मल्टीप्लाई करके इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड मल्टीप्लाई जेड का स्टार, और ये रेशनल नंबर्स को शो करता है। उसके बाद ज़्यादा यहाँ पे है जी, सपोज पी क्यू इंटू आर एस एंड आर एस इंटू टी यू, वी नीड टू शो डैट के जो पी क्यू है, पी क्यू ये टी यू तक जाएगा। देखिए पी क्यू आर एस तक हो रहा है और आर एस आगे टी यू तक हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो पी क्यू होगा ये कहाँ तक जाएगा, टी यू तक जाएगा। पी क्यू आर एस तक है और आर एस टी यू तक है, तो पी को कहाँ तक जाएगा, टी यू तक जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने एक और बात लिखी हुई है कि अगर आपने दो रेशनल नंबर्स को प्लस करना है, पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस, इसको कैसे प्लस करते हैं, नीचे आपने लिखना है क्यू एस, एस को इसके साथ मल्टीप्लाई, क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, हो जाएगा पी एस प्लस क्यू आर और नीचे आ जाएगा क्यू एस। अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पी बाई क्यू को मल्टीप्लाई करना है आर बाई एस के साथ, तो आपने ऊपर वाले नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई और नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई। एडिशन ऐसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।